नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन आप सभी का अशोका मैथ्स हब में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके सामने सीटेट प्राइमरी लेवल का सीडीपी और मैथ दो को दोनों 30 में 30 अंक आने वाले जो प्रश्न होते हैं आपके सामने लाए हैं। जो 14 दिसंबर 2024 को हुआ था वो सेम वही पेपर है। देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। इसमें हम 30 में 30 अंक हम भी लाए थे और किस तरीके से लाए थे आपको हम समझाते हैं। आप भी प्रयास करिए, आप भी 30 में 30 बड़े आराम से ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा पेपर आता है। आप बिल्कुल हिचकना नहीं है, आपको लगे रहना है। आप बेफिक्र होके पढ़िए, टेंशन मत लीजिए किसी प्रकार का, खास करके मैथ के मामले में। मैथ एकदम आसान आता है, आप केवल समझ लेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं आपसे एक लाइन कहना चाहता हूँ, आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट हम लगभग 6-7 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप उसको देख लीजिए। बड़े आराम से आप 30 में 30 लाएंगे, बड़े आराम से। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हमारे पास बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, गिनती के 25-26 सब्सक्राइबर हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप लोग 50 पहुँचा देते हैं, मिनिमम 50, तो हम लाइव सेशन भी ले सकते हैं। तो इतना आपसे विनम्र निवेदन है। अभी रुक जाइए, अभी मत करिए, जब आप देख लीजिए आपको अच्छा लगे, अगर हमारा प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ रहा है तब आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2024 के जो सीटेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया देखो, 9 किलो में 7 किलो, ठीक है, 7 किलो। ये आपका कितना है? यहाँ पे आपका 7 ग्राम है, ठीक है। 7 किलो में 7 ग्राम को घटाना है। यहाँ इंग्लिश पढ़ लीजिए, 7 किलो 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 केजी, यानी कि 9 केजी में से हमें कितना घटाना है? 7 किलो 7 ग्राम। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये आपका जो 7 किलो है, 7 किलो ऐसे ही रहने दीजिए, इससे कोई मतलब मत रखिए, ठीक है। अब ये 7 ग्राम को भी हम किलो में बदल लेते हैं। 7 ग्राम को किलो में बदल लिए, नहीं ऐसे ही ग्राम भी रखने दीजिए। अच्छा, ग्राम होता है तो 7 ग्राम ऐसा नहीं होता जैसे 7.7 ग्राम ऐसे केजी में लिख दिए, तो ऐसा नहीं होगा। 7 दशमलव, इसे हम लिख सकते हैं 007 ग्राम लिखेंगे। डबल जीरो आगे बढ़ाएंगे तब ये ग्राम में बदलेगा, ठीक है। क्यों बदलता है? अगर इसे किलो में बदलेंगे तब आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इतना आप समझिए। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ये आप 9 है, ठीक है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 8 किलो लिख सकते हैं। पॉइंट लगा के 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 किलो है भैया, ये 7 किलो लिखिए। और ये कितना है? 7 ग्राम है। 7 ग्राम को 0.007 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ 7 ग्राम को इतना लिख सकते हैं। अगर जब पॉइंट लग गया तो किस में बदल जाएगा? केजी में हो जाएगा, ये भी केजी में हो जाएगा, पॉइंट लगा है। अगर इस पूरा टोटल केजी में हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे ये 7 ग्राम है, 7 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.007 होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये अब दोनों के दोनों केजी में बदल गए, ग्राम में कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कितना बचेगा? या 10 है, 10 में 7 गए 3, यहाँ आपका कितना बच जाएगा? 9, यहाँ बच जाएगा 9। और यहाँ देखो 8 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1.993 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही होगा, ठीक है। हमें इस तरीके से अप्रोच आपको लगानी है कि ग्राम में है कि किलोग्राम में है, कैसे क्या है, आपको बदलना सीखना पड़ेगा, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो कक्षा 3 में 150, देखो ये क्वेश्चन कैसे हम टेकअप करते रहे हैं, आप भी ध्यान से समझिए। बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्लियर, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बस। आप डरिएगा मत इन सब चीज़ों से। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के वाई के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। ये आपका सेब है, ये आपका अमरूद है, ये आपका आम है, ये आपका केला है, अंगूर है। अब इसमें से आपसे कोई लेना देना नहीं, आप ऊपर आ जाइए। ऊपर जब आएंगे तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है सेब और अमरूद के पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या है क्या समान है? यहाँ पे आप सेब देख लिए हैं और यहाँ पे अमरूद देख लिए हैं। ये 28 है, ये 26 है, क्या समान है? नहीं समान है, तो पहला ऑप्शन आप गलत कर दीजिए। ये ऐसा ही आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाने। अंगूर और केलों, यहाँ पे आओ, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्याओं का अंतर है 16 है।
अंगूर केला यहाँ पे है, अंगूर और केला का जब 14 दूनी 28 होता है, कितना है 14 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 16 है, 16 गलत बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन हट गए। अब 2 और चेक करते हैं। आगे कह रहा है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। आम और केला, ध्यान दीजिए, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। ये आपका क्या है, दोगुनी है, कि आपका दोगुनी है। आम और केला की बात कर रहा है, आम और केला यहाँ पे है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 4 8, ये आपका 58 हो जाएगा। ठीक है। अब किसके दोगुने कह रहा है, बच्चों की संख्या, अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। अमरूद कहाँ पे है, अमरूद आप यहाँ 26 है, आप 26 का दोगुना करिए, 26 दूना कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। तो ये तो 58 है, ये 52 है, ये दोगुना कहाँ से है, दोगुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अंगूर और केला पसंद करने वालों ने, हाँ, अंगूर यहाँ पे है, केला यहाँ पे है, यानी कि ये जो है ये तो आपका हो गया। आम और केला, आम 44 है और केला कितना है, 14, ठीक 58 ही होगा। तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, बी सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब ये जान लीजिए, हमें डी विकल्प पढ़ने से क्या मतलब है। डी विकल्प जब 3 गलत हो गए तो हमारा जो डी है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कह रहा है 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। 10 बच्चे दिए गए इस फल की तालिका में किसी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि ये आंसर तो आपका सही हो गया, तो आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 150 बच्चे हैं। इनको आप जोड़िए, इनको जब जोड़ेंगे 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 8, 22 8 30, 30 के 0 हासिल गए 3, है ना। आ जाइए यहाँ 2 1 3, 2 1 3, 3 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3, 11 3 14, 100 कितना हो गया, 40 है। यानी कि 150 बच्चे हैं और उनकी पसंदीदा 140 बच्चों की संख्या दी गई है जो इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं। लेकिन 150 में से 140 लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन 10 ऐसे बच्चे हैं जो आपके निकल गए हैं। कुल मिला के आपको इतना करना है, 150 में से 140 घटा देना है, 140 घटेगा तो 10 बचेगा। जो 10 बचेगा यही ऐसे बच्चे होंगे जो एक भी फल पसंद नहीं करते हैं। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं, ये बात सही है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो अब आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम 6-7 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, इसी तरीके से कराएंगे। आपको 100% जान लीजिए कि अगर मैथ आपको कुछ भी नहीं आता है तो 20 के ऊपर फिर भी आपका सही हो जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपका थोड़ा बहुत मैथ आ रहा है तो आपको 100% 28 29, तो 28 29 के नीचे तो काटा ही नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन, सबसे पहले आपको ये समझ, तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना है, यही चीज़ें हैं। बाकी जो है आपको यहाँ पे देखनी है। इसमें क्या है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कम उपयुक्त है, ये ध्यान देना है। जो एक प्रकार से निगेटिविटी की ओर ले जाए वही ऑप्शन आपका कम उपयुक्त है, तो ये आपका सही ही हो जाएगा। ये आपका ज़्यादा उपयुक्त है या फिर सही हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है। संचयी मूल्यांकन यानी कि प्रोवाइडेड कम्युलेटिव 6 इवैल्यूएशंस, जो बच्चों को श्रेणीबद्ध, यहाँ श्रेणीबद्ध है, श्रेणीबद्ध ध्यान दीजिएगा, श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका विकल्प बी ऑप्शन ये आपका गलत होगा। बाकी ये निर्देशात्मक क्रियाकलापों के द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करेगा, ये प्रगति की बात कर रही है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे मोटिवेशन की बात की जाए
वो ऑप्शन आपका सही होगा। विद्यार्थियों की उदाहरणात्मक समझ की पहचान करना, ये भी बात आपका सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा बी, यानी कि तीनों सही हैं। तो एक जो है कम उपयुक्त है, विकल्प बी जो है आपका कम उपयुक्त है, तो विकल्प बी ही आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने 4 तारीख को कितना जमा किया है? 4,560 रुपये निकाल लिया, सॉरी जमा नहीं किया, निकाल लिया। उसी महीने के 20 तारीख को 2,567 जमा करा दिए, ठीक है। यदि उस महीने के अंत में उसके पास खाते में 3,125 रुपये धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि है? अब हम देखो इसे एक ओरली भाषा में हम समझाना चाहते हैं कि देखो भैया 2,567 रुपया आपने जमा किया, तब इतना हो गया, यानी कि 3,125 में आपने कितना जमा किया था? 2,567 रुपये आपने जमा किया था, यानी कि जमा करने के पहले कितना था? जमा करने के पहले 8 7 15 होता है, ये हो गया। और यहाँ पे 11 अच्छा 5 कितना होगा? 11 होगा। यहाँ पे कितना बचा? एक, ये आपका 11 में से अगर 5 निकल जाए तो कितना बचेगा? 658 रुपया पहले था, जब इतना इसने अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया था। अब इतना निकाल लिया था, यानी कि शुरुआती दौर में कितना था? 658 ये था, और कितना निकाला था? 4,560 रुपये निकाल लिया था। तो यहाँ पे 8 बचेगा, 6 5 11, 6 5 11 के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 52 18 हो जाएगा। 52, एक मिनट, 6 5 11 और 6 5 11, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, 6 1 7, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला, ये देखो 6 2 8 कितना हुआ था? ये घटाए थे हम, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 10 बचेगा। जब यहाँ पे देखो ये वाला ये 0 बचेगा ना, जब उधार ले जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 ही होगा, 558 होगा। कितना होगा ये 558 ही होगा। और यहाँ पे आपका कितना होगा? 558 होगा, ठीक है। कितना होगा? 558 होगा। ये इसको सही कर लीजिए। और ये आपका कितना होगा? 6 5 11, 5 5 10, 10 1 11, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 51 18 आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। हाँ, एक तरीका और है इसको, अगर ऐसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, पहले अकाउंट में x रुपये थे, ठीक है। x रुपये में से कितना निकाल लिया है? 4,560 रुपये निकाल लिया है, ठीक है। और कितना जमा कर दिया है? प्लस जमा कर दिया है आपका 2,567, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब बचा कितना है? बचा है आपका 3125। अगर इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान जो निकलेगा वही आप धनराशि रहेगी जो आपके अकाउंट में थी, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है, ध्यान समझिए, ये आपका इंग्लिश दिया है, नीचे हिंदी दिया है। प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों, ठीक है, कितना है? अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाएं की आवश्यकता होगी? अच्छा, हम क्या करते हैं, 616 को हम अगर हम 28 से हम भाग दे देते हैं, 28 विद्यार्थियों के, तो भाग देने के बाद जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जितनी बार जा रहा है तो उतनी ही कक्षाएँ की आवश्यकता होगी। यहाँ पे कह रहा है कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? आप कहेंगे 28 विद्यार्थी बैठेंगे। तो कक्षा 1 का मतलब क्लास रूम 1, ठीक है, क्लास रूम 1, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो 10 में कितने 10 कमरे में कितने बैठेंगे? 280 विद्यार्थी बैठेंगे। फिर 10 के कमरे में कितने बैठेंगे? 280 विद्यार्थी बैठेंगे। अब यहाँ पे अगर 20 विद्यार्थी, देखो 20 कमरे में टोटल कितने बैठेंगे? 560 विद्यार्थी बैठेंगे। 8 दूनी 16 और 4 2 दूनी 4 1 5, 560 विद्यार्थी बैठेंगे। अब 2 विद्यार्थी को हम और बैठाना है, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। 2 विद्यार्थी को हम और बैठाएं तो कितना हो गया? 56 हो गया, है ना। तो टोटल जो है देखो यहाँ पे 20 10 10 दूनी 20, 20 2 22, यानी कि 10 कमरे ये, 10 कमरे ये, 2 कमरे ये, बराबर कितनी हो गए? 22 कक्षाएँ हो गई। तो इसको कह रहा है किस रूल से ये हुआ है, यही हमें पता करना है। पहला नियम क्या है? देखो, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचर दोनों नियमों का उपयोग किया है। विभाजन का वितरण और सहचर नियम ये नहीं है, ये दूसरा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। वितरण क्रिया सहचर नियम होता है आपका, जैसे
विभाजन का वितरण और सहचर नियम नहीं होता विभाजन का, लेकिन गुणा का होता है, योग का होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझिए। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए गलत कलन विधि की बात आ गई है। भाई प्रयास कर रहा है तो गलत है और सही से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे जहाँ तक निगेटिविटी वर्ड है उसे आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। जहाँ पे ज़्यादा सा नकारात्मक भाव है वहाँ बिल्कुल कैंसिल करिए। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पे विभाजन के सहचर नियम का उपयोग किया है। इसको अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण के नियम का उपयोग किया है। योग के विभाजन योग में होता है। ठीक है, योग पर विभाजन, यहाँ पे सहचर नियम नहीं होता है, वितरण नियम होता है। तो आपका विकल्प आपका सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प आपका सी भी गलत होगा। ये किस पे हो जाएगा आपका विकल्प आपका डी सही होगा। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन और वितरण का नियम का उपयोग किया है। ठीक है, आगे चलें। पहले देखो विभाजन भी किया है, विभाजन के बाद वितरण अलग अलग तोड़ के फिर उसको जोड़ने का भी योग का विभाजन का वितरण का नियम किया है। आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों में होती हैं क्या कहलाता है। भैया इसे देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब देखिए ये भी अलग भुजा है, ये भी अलग भुजा है, ये भी अलग भुजा है, जिसकी सारी भुजाएं विषम होती हैं यानी कि अलग अलग होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विकल्प इसमें आपका ए सही हो जाएगा। एक आसान सा सवाल था। आगे देखिए, कह रहा है 31 से लेकर 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 31 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्या क्या होते हैं आप जानते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये कह रहा है 31 तो आपका अभाज्य संख्या, लेकिन 31 से 60 के बीच ना 31 को लेना है ना 60 को लेना है, 31 60 को छोड़ के तो आप 33 ले नहीं सकते हैं, 37 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसे हम डायरेक्ट लिख के जोड़ते भी चलते हैं। आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा 37। 37 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अगला देखिए, अगला हम 41 ले लेते हैं। 41 संख्या क्या हो जाएगी, 37 41 के बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो एक और स्वयं से कट जाए, कोई नहीं है, तो 41 हो जाएगा। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो 43 भी हो जाएगा। अगला आपका क्या होगा 47 होगा। 47 के बाद आपका क्या हो जाएगा 53। 51 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 51 आपका नहीं होगा क्योंकि 51 आपका 3 से कट जाता है। और उसके बाद 57 भी हो जाएगा। 57 3 कदम 3 3 और 27 57 भी कट जाएगा, तो आपका 59 होगा। कितना होगा 59। ठीक है, कितना होगा 59 होगा। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा 7 3 10 11 और 9 1 10 7 3 10 एक टोटल मिल के हो जाएगा आपका 30, हासिल गेंद 3। ये आपका कितना होगा 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 3 21 21 21 21 4 27 21 21 4 कितना हो जाएगा आपका 21 4 आपका 25 हो जाएगा। 25 25 3 कितना हो जाएगा, ये वाला जोड़ेंगे तो 28 यानी कि 280 हो जाएगा। ठीक है, 280। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2001 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल हमें बताना है। 2001 का जो पूर्ववर्ती होगा, 2001 का पूर्ववर्ती जो होगा क्या होगा, पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 2001 का 2000 हो जाएगा। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है, सॉरी 2001 नहीं है 201 है। ठीक है, 201 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या कम करनी है, परवर्ती में एक संख्या बढ़ानी है। कितने का परवर्ती निकालना है 4781 का क्या निकालना है, परवर्ती निकालना है हमें। ठीक है, परवर्ती निकालना है। जब परवर्ती निकालना है कितने का 4781, तो ये हो जाएगा आपका 4782 हो जाएगा। एक बढ़ा देंगे, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4982 4982 आपका आंसर हो। 1 मिनट गुणा करना है ना, सॉरी गुणा करना है आपको यहाँ पे।
जब गुणा करना है तो यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे, ठीक है, 200 से आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये डबल जीरो, 2 चौको 2 8 16, 16 के 6, 214, 14 1 15, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौको 8, सॉरी 2 चौको 8, 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 95 64 हो जाएगा। 95 64 किस में है, 95 64 आपका विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प आपका डी सही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। एक है आपका संरक्षण, दूसरा है आपका अपघटन, तीसरा है आपका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, अगला है कि आपका क्रमबद्धता। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हो जाएगा वर्गीकरण। बच्चा जब वर्गीकरण सीखेगा तभी तो आकृतियों को पहचानने में क्षमता रखेगा। वर्गीकरण का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे एक सर्किल बना देते हैं और ये आपका यहाँ पे एक कट लगा देते हैं या फिर लकड़ी का एक गुटका रख देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कट के बाहर निकाल लेते हैं, बच्चे को देखते हैं, बताते हैं कि ऐसा है, इसको कहाँ फिट किया जा सकता है। जब वो वर्गीकरण करना सीख जाएगा तभी तो इसको यहाँ पे लगा के सेट कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं आकृति से रिलेटेड थी, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 9वां 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है, क्यों आती है, आइए समझते हैं। भाग की समस्याओं को दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, यहाँ पे नहीं निगेटिव वर्ड की बात की जा रही है, आपका आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधि नहीं है, यहाँ भी निगेटिव बात की जा रही है, ये भी आपका हट जाएगा। क्यों नहीं है, बहुत सारी विधियाँ हैं। भाग की समस्याएं हल आवश्यक हैं कि विद्यार्थी जमा करने के लिए या घटाव और गुणा भाग अच्छी तरह से जान ले। अगला इसे होल्ड करते हैं अभी। अगला देखिए, विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करता है, तो भैया ये पसंद वाली बात ही यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला देखिए, ये देखिए कह रहा दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है, इसका कारण पता करना है कि जैसे पेन देते हैं, टॉफ़ी देते हैं या कुछ भी देते हैं, बच्चा जो है उसे काउंट करके तुरंत बता देता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं भैया इसको जोड़ो 8 और 5 ऐसे कितना हो जाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर उंगली से जोड़ के दिखाएं या फिर डिब्बा डिब्बा बना के बताएं या फिर थोड़ा कागज़ का कुछ सामान बना के दिखाएं, पेन कुछ भी करके, यानी कुछ कुल मिला के अगर उसे विजुअलाइज करा दें, उसको दिखा के मूर्त रूप में अगर उसको हम गणना करवाएं तो कर लेता है। तो उसके लिए आसानी होती है, ऐसे में थोड़ी कठिनाई होती है। क्या होती है ये देखते हैं। शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने के में रुचि नहीं रखता है, ये बात गलत है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया है। यहाँ पे कह रहा शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ये भी आपकी गलत बात है। फिर एक बार फिर से पढ़ें, इसके अनुसार क्या कारण है, ठीक से शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है, क्यों नहीं सिखाया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, देखो सब में निगेटिव वर्ड सब में आ गए हैं, सब में आपके निगेटिव वर्ड आ गए हैं, तो इसमें से आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सही है हमारा, कौन सा सही नहीं है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज की बात होती है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे टेकअप कर सकते हैं। तो ये कह रहा शिक्षार्थियों के योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है भाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कमज़ोर तो होते ही हैं, लेकिन कमज़ोर किसी को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सब सीखने में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सब में तो निगेटिव है भैया। कह रहा है शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे तैयार नहीं है। अब कैसे सही होगा ये क्वेश्चन, हम आपको समझाते हैं। विकल्प बी क्यों सही होगा।
विकल्प बी इसलिए सही होगा क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटा बच्चे को अगर हम कह दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख के और उसका जो है 3 प्लस इसी फार्मूला पे आधार पे इसका जो है मान निकालो, तो ये मान नहीं निकाल पाएगा वो, क्योंकि वो मूर्त चीज़ों से ज़्यादा सीखता है। अमूर्त गणितीय प्रतीकों के लिए वो भी तैयार नहीं है, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बात यहाँ पे 1 to 5 की बात हो रही है, ना कि जूनियर की बात हो रही है। तो अभी वो तैयार नहीं है, छोटा बच्चा है, अभी तैयार नहीं है इसके लिए। वो ये कर सकता है कि देखो जी ये 4 3 7 कर देंगे, 7 का स्क्वायर अगर आता होगा, थोड़ा बहुत समझाए होंगे तो बता देगा कि हाँ 7 का 2 बार गुणा करना है और इससे गुणा करके 7 7 49 कर देंगे। 4 5 का बच्चा कर सकता है इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से करने में अभी वो तैयार नहीं है। तो विकल्प इसलिए आपका बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, नहीं निगेटिव निगेटिव काटते हुए चले जाएं, अब पूरा क्वेश्चन लिख के चले आएँ। आगे देखिए, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 कितना 105 अंक लिखने के रूप में लिखने को कहा गया तो इसे 1005 लिखता है या फिर लिखती है, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है ये आपको जानना है। पहली चीज़ क्या है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। इसे होल्ड करते हैं, आगे पहले देख लेते हैं। यह गणित सीखने के अयोग्य है, ये बिल्कुल बात गलत है। यह विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, ये बिल्कुल बात गलत है। वह शरारती है, ये भी गलत बात है। जो गलत हो आप उसे काट दीजिए, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सहायता की आवश्यकता है। भाई वो नहीं समझ पा रहा है कि 105 क्या होता है, कि 1005 क्या होता है, तो अभी उसको समझाना ज़रूरी है कि बबुआ ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है और ये सैकड़ा अंक है और ये जौन है हजारवा अंक है। ठीक है, उसे सिखाने की ज़रूरत है। ये आपका इकाई अंक है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे चलें, अगला देखो आगे में क्या कह रहा है। कह रहा है भिन्नों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वही आपको बताना है। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। भैया समान वस्तुओं के लिए ये तो आधा पौना छठैया वो सब के भाव करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा है ना, तो ये इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। एक मिनट, इसे होल्ड करते हैं, अभी इसे आप होल्ड करिए अभी। ठीक, पहला ऑप्शन होल्ड कर पे रखते हैं। कह रहा है एक भिन्न के गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। ये बात आपकी सही है, यानी कि जैसे 1/3 है तो इसे हम 1:3 के अनुपात में निरूपित करते हैं। इस बात आपकी सही है। ठीक, तो सत्य जो नहीं है वही आपको ज्ञात करना है। कह रहा है यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक बड़ा भाग हो। इसे भी होल्ड करिए। आगे देखिए, कह रहा है एक भिन्न गणितीय चिन्ह एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ये बात आपकी सही है। तो हमें किसमें गलत ठहराना है, या तो ए या तो बी। पहले ए पढ़ लो। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। समान वस्तुएं वाले, हाँ समान वस्तुएं का मतलब ये है कि जैसे मतलब हम कह रहे हैं कि अनुपात हमें निकालना है, 2:3 का अनुपात निकालना है। तो ये जैसे हम गाय का अनुपात निकाल रहे हैं, तो 2 गाय और 3 गाय का अनुपात, जो भी तुलना यहाँ पे किया जाएगा भैया वो एक ही चीज़ का किया जाएगा। कहने का तात्पर्य जैसे 2 सेब और 5 सेब की ही तुलना की जाएगी, ना कि 2 सेब और 2 केले की तुलना की जाए, 2 केले की तुलना की जाए, ऐसा नहीं। उनकी संख्याओं की तुलना की जा सकती है, उनकी संख्याओं की, लेकिन केले की तुलना नहीं की जा सकती है। तो ज़्यादा ये आपको विकल्प आपका ये भी सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा होगा, विकल्प सी गलत होगा। तो विकल्प आपका सी गलत होगा, विकल्प सी इसलिए गलत होगा, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा है। ऐसा नहीं है जैसे 1/3 लिखते हैं तो क्या 1 से बड़ा है, ये तो छोटा ही है ना, 1 से पॉइंट में जा रहा है या फिर फ्रैक्शन में जा रहा है, तो ये 1 से छोटा ही है। तो इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है क्या कह रहे हैं कि राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन कितना चलती है, इतना चलती है। ठीक है,
फिर आगे मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर इतना चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी आपको बतानी है। देखो 3 दिन चली है, सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन चली है। कितना प्रतिदिन चली है? 3.725 किलोमीटर चली है। ठीक है, 1 किलोमीटर में हम कर दिए हैं, मीटर को जब पॉइंट लगा दिए किलोमीटर में हो गया। 3 दिन चली है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर। आप यहाँ देखेंगे तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6, 6 एक 7 और 3 सत्ते 21, 21 के 1 और 3 त्रिक 9, 9 2 11। कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अगला 2 दिन कितना चली है? 2 किलोमीटर 9 मीटर, 2.9 मीटर की बात कर रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 725 मीटर था। 9 मीटर कितना होता है? 9 मीटर टोटल 9 मीटर 0.009 होगा। ये अगर ये किलोमीटर में बदलेंगे तो क्यों? क्योंकि 9 मीटर में हम क्या कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1000 मीटर से जब भाग देंगे तो ये कितना में बदल जाएगा? 0.00 इतना हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2.0 कितना हो जाएगा आपका? 9 मीटर है तो 9 हो जाएगा। और ये किलोमीटर में चेंज हो गया। अब इसे हम गुणा करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि 2 दिन चल रहा है ना। एक कितना है? बृहस्पतिवार है, एक मंगलवार है। तो 2 9 18, 18 के 8 हासिल करने, फिर 0 में से 1 हो जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे और कितना होगा? 2 दूनी 4, ये आपका 4 हो जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 7 1 8, 8 1 9 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा दशमलव, ये आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15.193, 15.193, 15.193। यहाँ पे ऑप्शन गलत है भैया, ऑप्शन आप यहाँ सही कर लीजिए। ये आपका कितना है? 15.193 है, 193 है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ये वाला सही होगा। ठीक, इसको आप देख लीजिए, 15.193 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं। वही आ गया क्या? ठीक है, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसीलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए कंफ्यूज है, जैस्मिन जो है कंफ्यूज ऐसे है, वो कह रही है कि यहाँ भी देखो आयत में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है। और अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग की भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें इस तरीके से, तो इनकी भी भुजा आमने सामने की क्या होती है? बराबर होती है। तो वो कंफ्यूज हो गई है, वो नहीं समझ पा रही है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है जैस्मिन वैन हिलेक के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर कौन से स्तर पर है? ए है आपका औपचारिक निगमन, बी है आपका दृश्यीकरण, सी है आपका विश्लेषण, डी है आपका संबंधों की समझ। तो इसमें आप जानते हैं कि जो वैन हिले का जो सिद्धांत है उसकी मैं बात कर दूं तो ये पता है एक प्रकार से ये एक स्तर को बात को समझाने के केंद्रित करता है। विभिन्न आकृतियों और उनके गुणों के बीच के संबंध को दर्शाता है। विभिन्न आकृतियों उनके गुणों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। तो इसलिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संबंधों को दर्शा रहा है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। सब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंक, ये आपके अंक दिए हैं बिना पुनरावृत्ति के। कह रहा है विथआउट रिपीटिशन 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। 6 अंकों की चलो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी पहले क्या है? 9 है, 9 लिख लो। फिर 8 है, 8 के बाद कितना है? 6 है। 6 के बाद कितना है? 5 है। 5 के बाद 2 है, 2 के बाद आपका 0 है। सबसे बड़ी संख्या ये बन गई। सबसे छोटी संख्या, अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे। तो ये पता है जब 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, तो छोटी संख्या तो हो जाएगी सबसे, लेकिन पता है ये 5 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है? एक अंक जो सबसे छोटा है उसको पहले कर देना है,
0 लगा देंगे तब ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। अब इसे हमें योग करना है, ये 9 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 6 5 11, 11 का आपका 12 हो जाएगा, फिर 6 5 11, 11 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 1192,209। 1192,209 कौन सा है? विकल्प आपका बी है, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है मिसिंग नंबर्स द पैटर्न्स आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें से जो है मिसिंग नंबर आपको बताना है कौन कौन से मिसिंग नंबर गायब है। तो ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें इसमें? पहले देखते हैं हम क्या है इसमें। देखो ये 12 है, ठीक है। अब 12 के इन दोनों के बीच में पहले हम संख्या लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए, समझ में आएगा। 12 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया आपका, 17 के बाद कितना होगा 13 हो गया, 13 के बाद कितना है 8 है, 8 के बाद कितना है आपका 14 है, 14 के बाद 21 है, इसके बाद डाट डाट है, ठीक। हम यहाँ देखते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो रहा है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। और इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो रहा है, देखो, तो आप कहेंगे सर -4 की कमी हो रही है। देखो अब यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बढ़ तो रहा है, लेकिन कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा अभी, ठीक है। और देखते हैं, अब यहाँ पे कितना है 5 की कमी हो रही है, तब 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना हम क्या करेंगे बताओ, ये 8 में अब कमी कर रहे हैं, जोड़ रहा है तो प्लस कितना बार जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, तो 8 6 14 हो जाएगा। अब ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो फिर कितना जुड़ेगा, 6 के बाद अब 7 जुड़ेगा, प्लस 7 जुड़ेगा तो आपका 21 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आ जाइए, अगर यहाँ पे बढ़ता तो हम बढ़ा देते, लेकिन 2 पैटर्न पे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक प्रकार 2 पैटर्न पे प्लस है, 2 पैटर्न पे माइनस है, फिर प्लस है, आपकी माइनस ही होगा। ऑप्शन भी देख लो, 21 से कम होगा तो माइनस में होगा। ऑप्शन में जितने हैं देखो, सब में क्या है 21 से कम है, तो हमें क्या है सब में माइनस ही होगा। तो हम क्या करेंगे, आपकी क्या घटाएंगे, 21 में से 8 घटाएंगे, 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 हो जाएगा। 13 किस में विकल्प है, एक ही विकल्प में है, आपका विकल्प है बी सही हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए 13 आ गया, 13 में से आपकी कितना घटाएंगे, यहाँ पे देखो -8 किए थे, फिर आपकी कितना करेंगे -9, आपकी -9 करेंगे, 9 4 13, 4 आ जाएगा, तो विकल्प आपका बी ही सही होगा, ठीक है। इसको इस रूप में करना है। आगे देखिए, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 67, सॉरी ये 67 नहीं है, ये आपका कितना है 6 7 है, कितना है 6 7, 6 7 और 4 का गुणज है। यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। क्या होता है मल्टीपल का मतलब होता है गुणज होता है, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये आपको समझने की बात है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड। अब फैक्टर जैसे समझिए, हम कह रहे हैं कि 8 या फिर 8 का नहीं 6 का ले लेते हैं, 6 का हम कह रहे हैं फैक्टर बताइए। 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, स्वयं 6 होगा। कितने फैक्टर हो गए 4। 6 के कितने फैक्टर हो गए 4। इसका मतलब एक सीमित है या एक फिक्स है, ये सीमित है यानी कि फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एक निश्चित समय के बाद उसका फैक्टर ख़त्म हो जाता है। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। जैसे हम मान लो हम यहाँ पे आपसे कह दिए कि 4 का मल्टीपल बताइए, 4 का मल्टीपल का मतलब 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 गुणे 2 बराबर 8, यानी कि 4 का हमें टेबल पढ़ना है। अब कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ सको। 4 का अनंत तक पढ़ोगे अनंत तक आएगा। 4 का गुणा जो हम करेंगे 9 5 6 9 में गुणा करेंगे तब पर भी आएगा। मल्टीपल का मतलब ये है कि उसे अनंत तक मल्टीप्लाई के रूप में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, मल्टीपल पूछा है। क्या पूछा है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये होता है लासा, और फैक्टर का मतलब होता है मासा। ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका क्या है मासा है, और ये आपका क्या है लासा है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम एलसीएम एचसीएफ बताएंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी, हम जो समझा दिए हैं। आगे चलिए हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 6 7 4 का गुणा जो आपको बताइए इसमें से क्या हो सकता है। तो अगर आप फैक्टर पढ़े हों तो यहीं से आप निकाल लीजिए। बाई ऑप्शन करते हैं, 6 और 6 का 2 और 3 होता है, 6 का मल्टीप्लाई 2 और 3 होता है, ठीक है।
अभी बेसिक भी बता देंगे। आप आंसर चेक कर सकते हैं। इसी वही ऑप्शन होगा जो 3 से कट जाएगा। 3 से कौन कौन से आंसर कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये आपको पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल आपका नहीं है। तो आप ये देख लीजिए 7 से कौन सा कट रहा है, 7 से जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 से इसे काट कर देखेंगे तो ये आपका तो नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है, अंत में 6 है। इसको काट के देखेंगे तो ये भी आपका नहीं कटेगा, ये भी हटा दीजिए। 1000 तो बिल्कुल 7 से नहीं कटेगा। और इसको काट के देखिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 7 दूनी सॉरी 7 एक नम 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल करें 2 और 7 चौक 28 कट जाएगा। ये विकल्प आपका बी ही सही होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं सबको डिवाइड करके, जो होगा वही आपका आंसर होगा। अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 6, 7, 4 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 तिरिक 21, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया। अब हम देखते हैं कि 84 का किससे मल्टीप्लाई करें कि इनमें से एक अंक आपका आ जाए। किससे मल्टी करेंगे देखते हैं। 12 से करते हैं, बड़ चौक 48 के 4 हासिल गए 4, 12 अट्ठे 96, 96 4 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है, यहीं पे विकल्प आपका बी ही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, इस रूप में हमें चेक करना है। हम अभी 12 से क्यों गुणा किए, हमको लास्ट में क्या लाना था, 8 लाना था, 6 लाना था। और भी कर सकते थे आप, 11 से कर सकते थे, 4 आ जाता। ठीक है, तो 4 है नहीं, तो इसलिए हम 2 से गुणा करने का प्रयास किए कि अंत में अगर 2 से गुणा होगा तभी 8 आएगा। ठीक है, तो इस रूप में हम इसे हल कर सकते हैं। 19 देखिए, निम्न में से किस एक की निश्चित लंबाई होती है। ये किरण है, किरण जब टार्च जलाते हैं तो अनंत तक जाता है कि नहीं जाता है, तो इसकी एक निश्चित लंबाई होती नहीं है, आपका आंसर गलत होगा। प्लेन, प्लेन जैसे आपके धरातल ही होगा, धरती होगा, ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, क्या आप इसे निश्चित लंबाई है इसकी, नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। रेखाखंड सॉरी ए लाइन, ये आपका लाइन है, लाइन यहाँ से आप खींचते हुए चले जाइए, कहाँ तक लेके चले जाएँ कोई भरोसा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये फिक्स नहीं है। लाइन सेगमेंट, अंतिम जो है आपका क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है रेखाखंड। एक रेखा है, रेखा को हम 1 सेंटीमीटर यहाँ से तक काट लिए, जिसे हम बोल दिए कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये एक निश्चित लंबाई है, एक फिक्स लंबाई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। तो इसकी एक फिक्स लंबाई है, निश्चित लंबाई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न, मुक्त सिरे वाले प्रश्न, इतना आपको केवल ध्यान देना है। मुक्त सिरे वाले प्रश्न ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। आपको बता दें कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न किसे बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो छात्र होते हैं, छात्रों की गहराई से जो सोचने की जानकारी का विश्लेषण करने एवं समाधान व व्याख्या करने के लिए अगर हम उनको प्रोत्साहित करते हैं तो वही हमारा क्या है, मुक्त श्रेय वाले प्रश्न है। हम इसमें देखते हैं कौन इस तरीके से है जो पता है छात्रों को प्रोत्साहित करता है। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकास देता है। आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ आलोचनात्मक को मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देंगे क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। अभी इसको होल्ड करते हैं, आगे देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, ये आपका बिल्कुल गलत है, निगेटिव चीज़ है। इन प्रश्नों को हल करने की में समय अधिक लगता है, समय अधिक लग रहा है, निगेटिव की बात कर रहा है, ये भी गलत होगा। इन प्रश्नों के एक दूसरे से नकल की बात कर रही है, ये भी गलत होगा। विकल्प आपका ए ही सही हो जाएगा। इन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विकल्प ए ही सही होगा आपका। ठीक है, आगे देख लिए, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। कह रहा है एक रेखा आरेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने काम आता है। ठीक, एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकड़ों की आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है। जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो तो
अगला है आपका, कह रहा है एक दंड आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलती रहती है। क्या आप जानते हैं कि ये बदलता रहता है लगातार? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका बदलता रहता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है सीधे तो आंकड़ों का आरेखन द्वारा प्रदर्शन करने से बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाई जाती है, इसे होल्ड करते हैं। आगे देखिए, एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने का उपयोग किया जाता है। न संपूर्ण आयत की बात है, संपूर्ण भागों की तुलना करने में, ये बात आपकी गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। एक रेखा आरेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना, आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच में कहाँ होता है, तो ये भी आपका गलत होगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, आंकड़ों से रिलेटेड। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 80 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से क्या बनाना है? 2 मीटर गुड़े 35 सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर के माप वाले फट्टे बनाने हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कितने फट्टे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फट्टे की संख्या बराबर, पहले बड़े वाले का वॉल्यूम ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। या आप लिखना चाहो तो आप B1/B2 कर सकते हो, ठीक है, B1/B2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम बड़े वाले को लेते हैं, तो ये कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 से गुणा कर दिए, ठीक है। आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर, हम एक बार बता दें आपका क्या होता है, आयत का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये आपका लंबाई हो गया, फिर चौड़ाई कितना है 70 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई कितना है, यानी मोटाई, ऊंचाई और मोटाई 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में सब बन गया, ऊपर सब सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर में बना लो, 2 गुणे ये मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बना लो, 100 सेंटीमीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में है, सबको सेंटीमीटर में रहने दो। 8 पंचे 40, 5 बार गया, 35 दूने 70 कर रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 चौको 8, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 चौको 40, कितनी बनेगी, 40 बनेगा, विकल्प आपका बी सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चे ने प्रश्न हल किया, 1/2 + 1/3 = 2/5, इतना कर दिया, ऊपर ऊपर जोड़ दिया, नीचे नीचे जोड़ दिया, वो समझ की बात है। कह रहा है कि बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों की संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आपका बच्चा नहीं जान रहा है कि भिन्नों की संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये ना जानता तो 1 1 2 कैसे जोड़ देता, 2 3 5 कैसे जोड़ देता, ये बात आपका गलत है। आगे कह रहा, बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न से जोड़ तक विस्तारित किया है, इसे होल्ड करो। अभी बच्चे की संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है, ये बात गलत है, भाई जोड़ना नहीं आता तो कैसे जोड़ लेता। बच्चे को लघुत्तम समापवर्तन लेना नहीं आता है, यहाँ भी निगेटिव बात है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल, ठीक, कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ जाइए, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आदि जैसी उभरती तकनीकों का आधार है, इसे होल्ड करिए अभी, ठीक है। बी है, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकते हैं, ऐसे कैसे ले लेगा भैया हमारा स्थान, गड़बड़ है। हाँ मानते हैं ऑनलाइन में है, लेकिन बच्चों को जब पढ़ाना है की बात आएगी, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको ऐसे शिक्षक का स्थान थोड़ी ले पाएगा AI, तो ये गलत बात है। सी देखिए, यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है, स्कूल में सीखने कठिन की बात की है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आपका निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, सारे वर्ड हम बताए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, ये थोड़ा हो सकता है, इसको भी होल्ड पे रखो, ठीक है। अब आइए इनको दोनों को समझते हैं फिर से, ए और डी, मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत कैसे हो सकते हैं भाई, ये बात आपका गलत होगा, आपका यही सही होगा
कि यह एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आदि जैसे उभरती हुई तकनीकों का आधार है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो गणित और कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देती है, क्योंकि एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो है उभरती प्रौद्योगिकियाँ हैं, गणितीय सिद्धांतों और कंप्यूटेशनल सोच पर निर्भर करती हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए ये चीज़ें आपके क्लियर हैं। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 कितना है 5 के अनुसार 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। किस ओर? देखते हैं। पहला, संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम बढ़ावा देना। दूसरा है गणितीय तर्क विचार, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक। अगला है आपका सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। सही विकल्प चुने, कौन सा आपका विकल्प सही है ये आपको बताना है, किसमें से कौन सा विकल्प सही है। ओनली बी, आपका है बी एंड सी, और फिर आपका केवल ए और बी, ये सारी चीज़ दी गई है, तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, ये आपका क्या है 2005 के अनुसार केंद्रित नहीं कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। गणितीय तर्क विचार, ये आपका सही है। और ये आगे क्या है, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपका गलत है। विकल्प एक ही ये सही हो जाएगा। जैसे हम बच्चे से कुछ सवाल बोले, हम कह दिए कि नहीं 2 धन 3 बराबर 6 होता है, 2 धन 3 बराबर 6 होता है, यही सही है, यही एकमात्र सही है। या फिर 5 ही कर दें, हम कह दें यही मात्र सही है, या फिर ऐसे समझिए, हम ये कह दें 2 धन 2 बराबर कितना होता है 4 होता है, यही एक सही है। अगला बच्चा कह रहा सर नहीं 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है। तो एक अपने ही प्रश्न के लिए, आप एक सही उत्तर के लिए आप अपने आप को ही अधिकारी बनाना, ये बात गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा के परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सूत्र आधारित विधि, सन्निकटन अनुमान, टेस्लेशन, गिनतारा यानी कि अबेकस। जितने लोग अबेकस से परिचित होंगे वो अबेकस को ऐसे टिक मारेंगे और बड़े खुश होकर चले आएंगे कि हमारा एक क्वेश्चन सही हो गया। क्या हो गया? एक क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन यहाँ पे अबेकस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा बबुआ आपका, ये होगा टेस्लेशन, टाइलिन जिसे बोलते हैं। क्यों होगा? टाइलिन को समझते हैं, बच्चों को क्षेत्रफल की जगह अवधारणा समझानी हो बच्चों को समझने में, तो ये चीज़ें अधिक प्रभावी होती हैं। जैसे हम जो है देखो, ऐसे हम गुटखा काट लिए, एक ये गुटखा काट लिए, इसी प्रकार से एक गुटखा हम ये भी काट दिए, और इसी प्रकार से एक गुटखा हम ये भी काट दिए। हम बोलेंगे इस सबको उठा के एक बॉक्स बना दिए, उसी बॉक्स में सेट कर दो। तो ये लोग बच्चे जो है टेस्लेशन के माध्यम से आकृति को फिट करते हैं, फिट करने के बाद पहचानते हैं ये गोला है कि चतुर्भुज है कि आयत है, परिमाप है। जैसे आयत का ही हम ये करते हैं कि आयत के हम जैसे इतने टुकड़े कर दिए, ये वाला टुकड़ा अलग काट के निकालिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और एक बना दिए डिब्बा। डिब्बे में हम सबको उठा के बोल दो कि सब सेट करें, तो सब ला के ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, कोई ऐसे सेट करेगा, फिर ऐसे सेट करेंगे, सब सेट करेंगे तो ये आयत का रूप बन जाएगा। तो इसलिए टेस्लेशन है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या हो रहा होगा। आप देखोगे तो एलसीएम होगा 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 7 और 14 के एलसीएम 14 ही होगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस और ये कितना होगा? 14 का नाम 14, ये 5 ही होगा, माइनस सबकी क्या करेंगे? 7/8 करेंगे। ठीक, फिर एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 14 चौको 56, 4 से ऊपर गुणा होगा, 8 5 13, तो 8 5 13 गुणे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 8 7 56 यानी 7 7 49 हो जाएगा। घटाइए, 13 चौको 52 होगा, 52 में से 49 घटाएंगे, बटे कितना है? 56 है,
बराबर कितना हो जाएगा 3/56। 3/56 आपका आंसर होगा। विकल्प आपका ए सही होगा। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर की दो सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाएं क्या हैं ये समझना है। जैसे हम ए बनाए, ए को हम उठा के इधर पलट दिए तब पर भी ए ही रहेगा, इसको इधर पलट दिए तब पर भी ए रहेगा। एम को देखो, एम को चाहे उल्टा घुमा के इधर कर दो तब पर भी एम रहेगा, इधर कर दो तब पर भी एम रहेगा। उसी प्रकार से एच देखो, एच को इधर घुमाओ तो भी रहेगा, इधर घुमाओगे तब भी वही रहेगा, ऊपर भी करोगे तब भी एच ही रहेगा, नीचे भी करोगे तब पर भी एच रहेगा। तो इसी की 4 सममित रेखाएं हैं, लेकिन इसमें 2 पूछा है तो 2 केवल इसी की है, बी की नहीं है। जैसे बी इधर है, बी को अगर आप इधर घुमाओगे तो बी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये आपका गया है, गलत हो जाएगा। यू की सममित रेखाएं, एक इधर घुमाएंगे तो एक इधर घुमाएंगे, ये भी, तो इसकी एक सममित रेखाएं हैं यू की। और ई की इधर करोगे तो जब इधर घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर मुंह हो जाएगा। तो इसकी एक ही इसकी भी सममित रेखाएं नहीं है, तो केवल एच ही है जिसकी 2 सममित रेखाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणित के संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपका दिया है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत है, बौद्धायन शुल्ब सूत्र है, लीलावती है, चरक संहिता है। सूर्य सिद्धांत आपका गणित से रिलेटेड है, ये भी आपका गणित से रिलेटेड है, लीलावती भी गणित से है, लेकिन चरक संहिता जो है आपका, ये गणित से रिलेटेड नहीं है। आप जानते हैं कि जो चरक संहिता है ये भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद हो गया, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, आधार ग्रंथ पर आधारित है, तो इसलिए आपका यही नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही आपका विकल्प सही है, विकल्प आपका डी सही होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, संख्या इतना दिया है 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। 5 और 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, तो कैसे करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद अंक कितने हैं देखेंगे, 4 अंक हैं तो 4 जीरो और लगा दीजिए, आसान सी भाषा में। फिर 7 है, 7 लिखिए, स्थानीय मानों का अंतर पूछा ना, 7 लिखिए, 7 के बाद कितने अंक हैं, 7 के बाद कहेंगे सर 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, 0 हो गया। यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 49,930, 49,930 विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का जो क्लास है आपका 30 नंबर का यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कंटिन्यू आपके समक्ष ऐसे ही प्रैक्टिस लाते रहेंगे लगातार। आप किसी प्रकार कोई डाउट या किसी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे मित्र। चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय